जब से मैंने सियासत में कदम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा, कभी कोई किक बैक नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रदारी साहब और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सियासी पर्सनालिटीज़ हैं, सियासी शख्सियात हैं। उनकी मुलाकात जब होगी तो सबके सामने होगी, ज़राए की खबर से आपको पता नहीं चलेगा। नवाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ख्याल और उम्मीद तो जो ज़रदारी साहब को जानते हुए ये होगी कि एक आध अपार्टमेंट के तो नहीं, वो तो कई दर्जनों अपार्टमेंट्स के मालिक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। करप्शन फ्री सियासी निज़ाम लाने की अज़म पर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज ये कह रही है कि कोई सियासी चैलेंज उनको दरपेश नहीं है, सिर्फ इकनॉमिक चैलेंजेस हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात कल से ये कहते नहीं थक रहे कि ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो अपने अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके हैं। आज मुल्क में एहतसाब के हवाले से बड़ी खबरें गर्म हैं और बहुत कुछ सामने आया है, जिसमें आपको ये बताते चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन में ज़रदारी साहब के खिलाफ वो रेफरेंस दायर करेंगे। ये बात आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने फरमाई और कहा कि इंतखाबात 2018 में ज़रदारी साहब ने अमरीका में अपनी जायदाद गोशवारे में अयान नहीं की, जिसके खिलाफ वो रेफरेंस दायर करेंगे। खुर्रम शेर जमान जो कि सिंध असेंबली के मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की एहतसाब अदालत में आज समातें मुकम्मल हो चुकी हैं। अजीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से जो दो समातें थीं, दो रेफरेंस थी, उस पर फैसला महफूज कर लिया गया। 24 दिसंबर को यह फैसला सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने आज एहतसाब अदालत के बाहर ये कहा कि 165 पेशियां टोटल उन्होंने भुगती हैं जो वाकई तकलीफ दे थी उनके लिए, उनका ये कहना था। देखना यह है कि 24 दिसंबर के बाद नवाज शरीफ साहब का मुकद्दर क्या होगा, आज इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ये इत्तलात हैं कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस है आशियाना स्कैंडल या आशियाना हाउसिंग स्कीम की, वो जल्द दायर कर दी जाएगी, क्योंकि आज अदालत के अंदर इस केस के अंदर जो लोग इम्प्लिकेट किए गए हैं उनकी जो जमानत थी वो मुस्तरद की गई और यही कहा कि जल्द से जल्द रेफरेंस फाइल की जाए और 2 हफ्तों का वक्त मजीद दिया गया है कि मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद इस पर वो कहते हैं कि एक साथ ही फिर सारी समात होगी। ये भी आपको बताते चलें कि जो शहजाद अकबर साहब हैं, मामले खुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने एक मरतबा फिर उन 11 अरब डॉलर का जिक्र किया है जो वो कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क से ले जाए गए और उसका सुराग लगा लिया गया है। एहतसाब के इर्द गिर्द आजकल सियासत हो रही है, ऑपोजिशन को बड़ी शिकायत है, पीपल्स पार्टी काफ़ी वोकल थी, लेकिन अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, कराची में तशरीफ़ फरमा है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यासीन आज़ाद साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन कराची स्टूडियोज़। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली कमल शौज़ब, आपका बेहद शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा खुर्रम परवेज़, आपका भी बेहद शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू यासीन साहब, ये तो कहना कबल अज़ वक्त होगा कि किस किस्म का फैसला आ सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ या उनके हक में, लेकिन अगर खिलाफ फैसला होता है तो सज़ा किस नौयत की हो सकती है, ये सब इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि पहले भी आप जानते हैं कि एक रेफरेंस में उन्हें सज़ा हुई थी, 11 साल उन्हें, 7 साल उनकी दुख्तर को और 1 साल कैप्टन सफदर को। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो 2 रेफरेंसेस हैं जिनमें जजमेंट रिजर्व हुआ, ये जो पहला रेफरेंस जो जिसका फैसला हो गया उसी से कनेक्टेड रेफरेंसेस हैं। ओके, मेरा शुरू से मौक़िफ़ ये है और मैं वाज़ेह तौर पर ये बात कहता आया हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये वाहिद रेफरेंसेस हैं जो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ाइल किए गए हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई और JIT की रिपोर्ट की रोशनी में ये केसेस बने। मेरा कहना यह है कि जो रेफरेंसेस फ़ाइल किए गए वो नेब के कवानीन के मुताबिक फ़ाइल तो किए गए, लेकिन नेब ने इन तमाम तीनों केसेस के अंदर जो प्रोसीजर था नेब का वो अडॉप्ट नहीं किया। बल्कि मजबूरी में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी या JIT ने जो रिपोर्ट कलेक्ट की उसकी बिना पर नेब ने उठा के रेफरेंस फाइल कर दिया। नेब के कानून के तरीक़ाकार के मुताबिक जब भी किसी आदमी के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल करने की बात की जाती है तो पहले कॉल अप नोटिस होता है,
ठीक है, उससे डिटेल मांगी जाती है कि आपने अपने डिफेंस में क्या कहना है। ओके, फिर इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जाकर रेफरेंस दाखिल होता है। यहाँ ना कॉल-अप नोटिस है, ना इंक्वायरी है, ना इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ JIT की जो रिपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कलेक्ट किए, उसकी बिना पर ये रेफरेंस फाइल कर दिया गया। अच्छा, मैं कथा कलामी करूंगी। कॉल अप नोटिस होता है, उसके बाद आप अपनी सफाई में क्या देंगे और उसके बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशन। तो कॉल अप नोटिस के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है? नहीं, वो तो जब रेफरेंस की बारी आए, जब ये पता चल जाए कि ये चीज़ है फिट केस पर, तो फिर चेयरमैन नैब को इस बात का इख्तियार है कि वारंट इशू कर सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब के केस में फिर जो कॉल अप नोटिस के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, देखे ना, शहबाज शरीफ साहब को जो बुलाया गया किसी और केस में बुलाया गया और उठा के किसी और केस में। आप ये कहते हैं ये गलत है? मेरे नज़दीक ये टोटल तरीकाकार गलत है। ओके, पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली दफ़ा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे नैब के केसेस बनाए गए हों, जो एविडेंस JIT ने कलेक्ट की हो उसको एविडेंस का हिस्सा बनाया गया हो, और उसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट में केस नैब के अंदर नैब ने केस दाखिल रेफरेंसेस फाइल किए हो। मेरा कहना यह था कि अगर आपने रेफरेंसेस फाइल करना है तो जो पहले रेफरेंस था, ये दोनों रेफरेंसेस उस कंटिन्यूएशन में थे जो पहला वाला था। सही। तो ये तीनों एक साथ होते, तीनों को एक साथ डिसाइड करना चाहिए था। लेकिन यहाँ यूँ लगता है कि आपने रेफरेंस बारी बारी इसलिए फ़ाइल किए कि अगर किसी एक केस में मियाँ साहब की इक्वेटल हो जाती है या उनकी बेल हो जाती है, तो जो बाकी दो रेफरेंसेस हैं उनमें से शायद किसी में सज़ा हो जाए और फिर आप उनको जो है ना कस्टडी में ले लें और उठा के जेल भेज दें। तो मेरा कहना यह है कि ये तरीक़ाकार मेरे नज़दीक टोटली गलत है। और नैब की ड्यूटी ये थी, और मैं अब भी ये कहता हूँ कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, ठीक है, तो नैब की बेसिक जिम्मेदारी ये थी कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन करते और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद से नतीजे पर पहुँचते क्या फाइल करना है या नहीं करना। और बाज़ औक़ात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने भी एक केस में ये रेफरेंस के हवाले से कहा, क्या एक तरफ तो आप कहते हैं कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो नैब अगर इंडिपेंडेंट इदारा था तो नैब के पास ये ग्राउंड था कि वो ये कहते हैं कि जी जो JIT की रिपोर्ट है उसकी बिना पर हम नैब का रेफरेंस फाइल करने की पोजीशन में नहीं है, हमें वक्त दें, हम अपने सतह पे इन्वेस्टिगेशन करने चाहते हैं, फिर लेके जाने चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जिस अंदाज में ये 3 रेफरेंस फाइल किए गए, ये पहली मरतबा मेरे नज़दीक फाइल किए गए। अब आपने एक केस में रेफरेंस हुआ, सज़ा हो गई, बेल हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि रेफरेंसेस डे टू डे चलाएं, उनके जल्दी मुकम्मल करें, लेकिन आप ये डायरेक्शन क्यों नहीं देते कि जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसको भी डे टू डे चला के उसको फाइनल करें? उसकी तरफ तो आप जा ही नहीं रहे। सही। इसलिए उसमें सज़ा हो गई, लिहाजा आपने रूटीन के मुताबिक उसको लेना शुरू कर दिया। और जो बाकी केसेस हैं, जो 2 केसेस हैं, उनको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फ़वक्तन जो डायरेक्शन दी, नैब के जज ने उसी के मुताबिक केस चलाया, और मॉनिटर जज भी सुप्रीम कोर्ट का जज ही रहा। और ये भी मेरे नज़दीक नई बात थी कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नैब को मॉनिटर करना शुरू कर दे, नैब कोर्ट को मॉनिटर करना शुरू कर दे, वक्तन वक्तन वो रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दे, तो फिर मैं ट्रायल कोर्ट को इंडिपेंडेंट कोर्ट नहीं कहता, बिल्कुल टोटली नहीं कहता इंडिपेंडेंट कोर्ट। मैं ये कहता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट कोर्ट तब होगा जब नैब के रेफरेंसेस के मुताबिक आप खुद रेफरेंस फाइल करते, ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्शन ना होती, तब अगर आप कहते तो मैं आपकी बात को मान लेता। So you mean to say कि ये एक तो ये कि ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ और बहुत प्रेशर में हुआ है, बहुत प्रेशर में हुआ, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो JIT की रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन की उसके मुताबिक रेफरेंसेस फाइल हुए। यही वजह है कि पहले रेफरेंसेस में जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने आपसे यही सवाल पूछा कि ये जो रेफरेंस बनाया किस ग्राउंड पे बनाया, स्पेशली मरियम के खिलाफ उन्होंने कहा कि क्या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, क्या आपने उसके खिलाफ कोई केस बनाया? आज आपने देखा वही एलिगेशन अलीमा खान के खिलाफ है। वहाँ तो FBR वालों ने फट से कहा 2 करोड़ 90 लाख रुपया फाइन जमा करा दें और अपने आप को फ्री करा लें। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है इन्वेस्टिगेशन का, नैब का, ये मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत है। और मैं ये बात बिल्कुल वाज़ह तौर पे कहता हूँ कि यहाँ यूँ लगता है कि जो नैब का कानून है
मेरे नज़दीक मैं शुरू से ये कहता हूँ कि वो एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है, वो बैड लॉ है मेरी नज़रों में, बैड लॉ, मैं उसको लॉ नहीं कहता। बैड लॉ। डायरेक्टर जो डिक्टेटर है, जो वक्तन फ़क्तन जो ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में आता है, वो अगर कोई कानून बनाता है तो मैं कहता हूँ उसको किसी भी सूरत में लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी जानी चाहिए। चलें, अब क्योंकि आप ये कहते हैं आपके नज़दीक ये तमाम तर चीज़ें गलत हुई हैं और बहुत आउट ऑफ आई वुड से रिचुअल हुई हैं, तो लेकिन कहाँ तक ये जाएंगी इस पर आएंगे। लेट मी जस्ट रोप इन कैसर अहमद शेख साहब हु मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी कि यासीन आज़ाद साहब ने वो बात कर दी, मेरे ख्याल से कैसर अहमद शेख साहब, जो आपके दिल को लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन आज़ाद साहब एक बड़े ही कॉम्पिटेंट लॉयर हैं और बड़ा उनको मामलात का इल्म है। उन्होंने कानूनी बात की है, क्योंकि मैं तो कानून का एक्सपर्ट नहीं हूँ, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे अपनी बात की है सही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और जो उन्होंने कहा है जो नैब की अदालत ने जो किया है, जिस तरह रेफरेंस होना चाहिए था, तो मैं समझता हूँ फर्दर इसके में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं तो ये बात कहूँगा कि ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद जब उनको हटाया गया उसके बाद से अब तक वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर से मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कोई 130-40 बार आज वो बता रहे हैं कि नैब की कोर्ट में अपीयरेंस हुई है 165, ये शायद हमारे 165, तो ये एक अपनी मिसाल है। देखिए ना कि एक हमारे यहाँ तो कोई किसी के खिलाफ केस हो जाता है, परवेज मुशर्रफ साहब आज तक वो अपीयर ही नहीं हो रहे, आ ही नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो उनको बुलाया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करे, पहले नैब करे, ये जो अदालतों में केसेस हैं, हम तो कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब इवन हैंडेडली होना चाहिए, सबका होना चाहिए। आपको लग रहा है, अच्छा आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? नवाज शरीफ साहब ने आज ये कहा, रोस्ट्रम पे कहा उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने, कि मुझे आपसे इंसाफ की उम्मीद है। आपको क्या लगता है 24 दिसंबर को क्या होगा? देखिए, ये तो मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता, अदालत, नैब की अदालत ने ये सुना है, और मियाँ साहब ने अगर कहा है तो वो तो एक जेन्युइनली बात की है ना कि हमें इंसाफ की, पाकिस्तान की अदालतों में हमें इंसाफ की तवक्को है। अच्छा। इसीलिए वो अपीयर हो रहे हैं ना। अगर इंसाफ की उन्हें तवक्को ना होती तो वो अपीयर ही नहीं होते ना, अपने आप को हाजिर ही नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो उन्होंने कॉन्फिडेंस, और ये हमारे मुल्क की अदालतों पे जो कॉन्फिडेंस हो रही है, इससे हमारे मुल्क की रेपुटेशन बढ़ रही है। सही। कोई भी जब कोई किसी के पास कोई पोजीशन होल्डर है और कोई पॉलिटिक्स में होगा या किसी भी जगह होगा, तो उसके खिलाफ बाकायदा एहतसाब की अदालतें मौजूद हैं। अच्छा। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि एहतसाब की अदालतें सही फैसला करेंगी, और वो फैसला ऐसे होंगे जो कि नजर आएगा, जो कि लोगों को भी पता लगेगा कि ये इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। चलें, आपने उम्मीद रखी हुई है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लेट मी जस्ट फर्स्ट गो टू राजा साहब बिफोर आई गो टू द गवर्नमेंट फॉर एन आंसर। राजा साहब, जितना वोकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस एहतसाब पर पिछले चंद रोज से 3 लोग हो जाएंगे जी। आई थिंक अभी इस पहले व्यू ले लें, क्योंकि मुझे यासीन साहब से शदीद इख्तलाफात हैं। आप अपने इख्तलाफात जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस ऑपोजिशन के भी सारे इख्तलाफात सुन लेना, फिर उसके बाद आप कुल्ली तौर पर जवाब दीजिएगा। आई वुडंट वांट टू इंटरप्ट यू देन। आज तो सारी ऑपोजिशन है। अच्छा पीपल्स पार्टी से जरा पूछ लेते हैं, आप लोग इतना वोकल रहे एहतसाब के हवाले से लास्ट 3 डेज में, डू यू फील ये जो कुछ भी आप कह रहे थे, आज एक नई चीज सामने आई है कि जरदारी साहब ने अमेरिका में अपने फ्लैट को आया ही नहीं किया गोशवारे में, और इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस फाइल होने जा रही है, जो कि वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। कहां से बचेंगे आप? थैंक यू जी, आपने बात करने का मौका दिया। जहां तक बात है जरदारी साहब की, अमेरिका में जो मीडिया पे ये चीज़ देखने को मिली और आई, तो उसमें बात बड़ी सिंपल सी है जी कि इल्ज़ाम लगाना या किसी चीज़ का दावा करना तो बहुत आसान चीज़ है। बेशक इसको मीडिया पे जितना मर्जी है डिबेट कर लीजिए, अगर चाहे वो किसी प्रोग्राम में होता है या कोई सियासी मुखालिफ की तरफ से होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपने इसको कोर्ट में प्रूफ करना है। उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। उसमें ये भी देखने वाला है कि आया जो डॉक्यूमेंट दिखाया गया, जो सामने लाया गया, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कितना रिलायबल डॉक्यूमेंट है। विफाकी और जाहिर बात है जब ये चीज सामने आएगी, हुकूमत सब कुछ काम करके ही फैसला करेगी ना कि रेफरेंस फाइल करेंगे या बगैर सोचे समझे चले जाएंगे। मैं वही गुजारिश कर रहा था। उसके बाद जरदारी साहब की, क्योंकि उनसे इस प्रॉपर्टी का ताल्लुक जाहिर किया गया,
तो इस पर बेहतर जवाब या क्या लाएमल होगा, क्या रद्दअमल उनकी लीगल टीम और वकला का आता है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ कोर्ट में ही साबित करनी होगी हुकूमत को। और अगर हुकूमत जाना चाहती है इस रेफरेंस को लेके कोर्ट में तो 100 दफ़ा जाए। पाकिस्तान, मैं इस केस के हवाले से नहीं, मैं इन जनरल बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तारीख ये बताती है कि बेबुनियाद केसेस का सामना करते हुए हमें कमोबेश 30-35 साल हो चले हैं, और हमने हमेशा अदलिया का भी एहतराम किया है, अदालतों का भी एहतराम किया है, और वक्त और अदालत से सुरखरू भी हुए हैं। और ये केस पे अगर वो करते हैं तो हम इसको इंशाल्लाह अदालत में फाइट करेंगे। ओके, जरा कंवल को जवाब देते हैं। कंवल आज समझ रही है सारे ही ऑपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन कंवल ये जो बात कही यासीन आज़ाद साहब ने, और आप जानते हैं ही इज़ माशाल्लाह एन एक्सपर्ट इन लॉ, ये बातें मेरे लिए भी नई हैं जो यासीन आज़ाद साहब कर रहे हैं। यकीनन आपके दिल को तो बिल्कुल नहीं लग रही होंगी, क्योंकि कहते हैं कि इस तरह से रेफरेंस नहीं फाइल की जाती। इनफैक्ट गिरफ्तारी के हवाले से भी ही इज़ रेजिंग अ क्वेश्चन कि ऐसा नहीं होता कि आप कॉल पे बुलाया जाए और बुलाकर आपको जाहिर है पहले बहुत कुछ बताना होता है, और उसके बाद जब आपके पास इतना मवाद हो तभी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। ऐसे नहीं होता। तो जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो भी गलत, जो नवाज शरीफ साहब के साथ नैप कर रही है वो भी गलत। देखिए नादिया, मैं यासीन आज़ाद साहब की जितनी भी बातें हैं वो मेरे दिल को ना गलत लग रही हैं ना सही लग रही हैं, इसलिए कि मैं लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि मैं नैब की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं पीटीआई की स्पोक्स पर्सन हूँ जो गवर्नमेंट का व्यू दे सकती है। मुझे इनकी दो बातें हैं जो बहुत गलत लगी हैं। रेफरेंस जिस तरह भी दायर किया जाता होगा, आई डोंट नो, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर मेरी जगह बाबर अवान साहब को बैठे होना चाहिए था, जो इस सारी चीज़ को बेहतर तरीके से पिक्चर को पोर्ट्रे कर सकते। लेकिन डिस्पाइट मतलब अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं सिर्फ इतना बात करूंगी कि मुझे जिस बात पे एतराज़ है वो इन्होंने बड़ा एक जर्नलाइज तरीके से और बड़ा सिंपलिस्टिकली मरियम नवाज को अलीमा खान के केस से कंपेयर कर दिया और दोनों को एक ही उसमें ले आए कि जी उनके ऊपर भी रेफरेंस, उन पे कुछ प्रूव नहीं हुआ, जबकि वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी और अलीमा खान को 2 करोड़ 90 लाख दे के और फाइन करवा के और छोड़ दिया गया है। मैं इस सेक्शन से इनके डिसअप्रूव एग्री नहीं करती। और दूसरा, मुझे जो सारा नैप के बारे में इन्होंने बात की उसमें जो इन्होंने एक पिच करने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट की कोई बैड इंटेंशन है या विक्टिमाइजेशन की जा रही है, मैं उस पर एतराज कर रही हूँ। अब जहां तक अलीमा खान की बात है और मरियम नवाज की है, मैं उस पर बात करना चाहूंगी। देखिए, मरियम नवाज जो है वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर, उनकी बेटी हैं। दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल एपॉलिटिकल नहीं है, वो एज अ लीडर और मुस्लिम लीग की नई लीडर के तौर पे सामने आई। दूसरी बात ये, उन्होंने खुद आके टीवी पे कहा कि मेरी कोई जायदाद पाकिस्तान बाहर तो क्या मेरी मुल्क में भी नहीं है, सना बुच्चा के प्रोग्राम में, और वो बाद में प्रूफ हो गया कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स निकल आए। उसके बाद उनके जो हस्बैंड हैं वो उसी पार्टी में नून लीग की में और एमएनए वो सिटिंग रहे हैं और उस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। सो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर, वो यूथ प्रोग्राम लीड करती रही हैं, वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठ के लीड करती रही हैं। वो मिशेल ओबामा से, अगर वो एपॉलिटिकल थी तो मिशेल ओबामा के पास वो किस हैसियत से प्राइम मिनिस्टर के साथ गई थी? फैमिली की हैसियत से तो नहीं गई। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ भी जाया करती थी। पब्लिक ऑफिस होल्डर का मतलब ये है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में यकीनन बैठी होंगी, बट वाज शी एनी मामले खुसूसी नहीं थी। नादिया, लेट मी फिनिश। नहीं, बट कमल, लेट्स भुट्टो को कोई ये नहीं कहता कि वो एपॉलिटिकल थी या वो घर में बैठी हुई थी। बेनजीर भुट्टो तो उनकी जानशीन थी, ये सारी दुनिया को पता है कि वो उनको तैयार कर रहे थे। उन्होंने तो कभी ये दावे नहीं किए कि वो एपॉलिटिकल थी, वो घर बैठ के पराठे पकाती थी और वैसे साथ चली जाती थी। इसी तरह नवाज शरीफ जो है वो मरियम नवाज को तैयार कर रहे थे। सो अलीमा खान जो है ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, ना उनके वालिद साहब पहले कोई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ना उनके भाई पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं कि जहां से उन्होंने कोई पैसे बनाए हो और वो अलीमा खान को देते रहे हो। दूसरी बात यह कि अलीमा खान पीटीआई की ऑफिस बेरर नहीं है, वो पॉलिटिक्स पॉलिटिकल फिगर है, वो एक बिजनेस वुमेन है। अब उनके ऊपर अगर कोई केस आ रहा है तो उनको आप मरियम नवाज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और इतना जर्नलिस्टिक व्यू, इतना सिंपलिस्टिक व्यू लेके और आप उसके गिर्द दायरा लगा देंगे। हाँ, अगर अब इमरान खान साहब अपना 5 साल पूरे करके वापस जाते हैं और उनकी किसी औलाद पे या उनकी किसी ऐसे फैमिली मेंबर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हो पॉलिटिक्स में या उनका बेनिफिशियरी हो सकता हो, उस पर कुछ निकलता है तो फिर आप जरूर सवाल उठाएं।
सो ये बातें हैं यासीन साहब के जो कॉम्पिटेंस में, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन उनके ठीक है, चलें, आपने एतराज किया, अब हौसला करें, इसका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में अगर मरियम नवाज साहिबा बैठ करके यूथ अफेयर्स को जरूर देख रही होंगी, लेकिन क्या उनके पास कोई ओहदा था? क्या वो मावने खुसूसी थी, मुशीर थी, वजीर थी, वजीर मुमलिकत थी? वो होता है कि आपका पब्लिक ऑफिस कहलाता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठ के यू मे बी हेडिंग एनीथिंग, जैसे जहांगीर खान तरीन साहब बैठकर कोई भी मीटिंग आपकी चेयर कर सकते हैं, बट ही इज नॉट ए पब्लिक ऑफिस होल्डर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और हमारे साथ हैं कंवल शौज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कैसर अहमद शेख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और राजा खुर्रम परवेज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बात हो रही है आज ये जो अपोजिशन के हवाले से एहतसाब की सारी खबरें हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है एटलीस्ट कि मनी लॉन्डर किया हुआ पैसा जो है वो मुल्क में वापस आए। 11 अरब डॉलर का जिक्र दोबारा हुआ है, और आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कई मरतबा कह चुके हैं कि ये वो 11-12 अरब डॉलर हैं जिसके लिए उन्हें आते ही आफ्टर टेकिंग ओथ ही हैड टू गो टू वेरियस कंट्रीज, क्योंकि इतना ही हमारा तकरीबन 12 अरब डॉलर का डेफिसिट था। अगर ये हमारे पास होते तो हमें दूसरे ममालिक न जाना पड़ता। यासीन आज़ाद साहब, हैविंग सेड दैट व्हाट योर व्यूज आर ऑन द करंट पूरा जो नैप ने अपनी वर्किंग की, नवाज शरीफ साहब के केस पे हो या शहबाज शरीफ साहब के केस पर हो, या इन टोटलिटी जो एहतसाब हमें नज़र आ रहा है, अगर लेट से अब चलें हो गई 24 दिसंबर को इन्होंने फैसला सुनाना है, लेट से कि सज़ा भी होती है, ये मैं सिर्फ अभी कह रही हूँ, वो जो पिछली सज़ा है जो अभी मुअत्तल हुई हुई है अनटिल दीज टू रेफरेंसेस वर डन विद, वो अपनी जगह एज इट इज़ होगी, और अगर ये होंगी तो ये नई सज़ाएं होंगी या क्या होगा? देखें, पहली वाली जो सज़ा है वो सज़ा सस्पेंड हो गई अपील की वजह से, ठीक है, और वो मामला आप सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है, जिसमें फुल बेंच बनाई गई है 5 जजेस की, सही, कि ये जो बेल दी गई है सही दी है गलत दी गई, उसमें लीगल पॉइंट के लिए फुल बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। उसकी जो डेट लगती है वेकेशन के बाद डेट फिक्स होती है, ये कब होती है मुझे नहीं पता। वो अब जो सज़ा होती है वो दोनों केसों में एक जजमेंट एक साथ आएगा तकरीबन, ठीक है, तो वो सज़ा जो है अगर हो जाती है तो वो रन करेगी एक साथ। लेकिन जो पहले वाली है, जो पीरियड उसमें गुजर गया, अभी हमें ये पता नहीं कि वो कितने अरसे तक बेल पे रहेंगे, और जब तक अपील का फाइनल फैसला नहीं हो जाता, या जो अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, उस केस में तो वो बेल पे रहेंगे। सही। यहाँ अगर कोई अप एंड डाउन होता है, जिस तरह एप्रीहेंशन शो की जा रही है, तो देन उनका फिर राइट बनता है अपील फाइल करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, बेल के लिए। वहाँ भी ये सज़ा अगर होती है तो वो सस्पेंड हो सकती है। सही। तो ये तरीक़ाकार जो भी जजमेंट आएगा उसका मुताबिक यही होगा कि उसकी अपील जो है वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी। अगर वो सस्पेंड कर देते हैं तो फिर उसके बाद पहले की तरह फिर बेल आउट हो जाएंगे, और फिर मुमकिन है ऐसा वक्त आए कि ये तीनों अपीलें आप एक साथ कर दें, और एक साथ करने के बाद इन तीनों को एक साथ सुने, और सुनने के बाद जजमेंट दें। ये डिपेंड करता है जज साहिबान पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान पे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो सेंटेंस सस्पेंड की गई उसकी अपील नेब चली गई वहाँ पे। सही। अब आप देखें, अभी आपके सामने जब ये किया गया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो फलां आदमी के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रही है, ये एक तरफ तो फेडरल गवर्नमेंट खुद ये बात कहती है कि नेब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हम कोई मुदाखलत नहीं करते, फिर फेडरल गवर्नमेंट का कोई ये राइट नहीं पहुंचता कि वो कहें कि हम रेफरेंस दे रहे हैं नेब को, और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है नेब को कि आप ये रेफरेंस फाइल कर दें। ये तरीकाकार गलत है। गवर्नमेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू सेंड एनी रेफरेंस टू द नैब। अच्छा, नैब में वो नहीं फाइल कर सकते क्योंकि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है। बकौल इनके ये कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप ये बताएं कि जब इंडिपेंडेंट नैब इदारा है तो फ्रंटियर का मैं आपको ले जाता हूँ केपी के अंदर। लेकिन ये वफाकी हुकूमत नैब में नहीं करेगी जरदारी साहब वाली, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, इलेक्शन कमीशन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, वो तो डिक्लेरेशन है। ठीक है। जो आदमी कौमी असम्बली का मेंबर है उसको अगर उसने कोई डिक्लेरेशन प्रॉपर इलेक्शन कमीशन में नहीं दिया तो उसका तरीकाकार यही है कि आप वहीं जाएंगे। सही। और कोई तरीकाकार है नहीं। सही। तो वो अगर जाएंगे, वो अगर बात साबित होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो भी जजमेंट देगा, जरदारी साहब के पास भी राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट में अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। ओके, सही। ये दूसरी बात है। ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह ये पीटीआई जो खातून कह रही थी उनके मुतालिक से मैं इतनी बात कहता हूँ कि मैंने हलीमा खान का नाम इसलिए लिया
कि आप लोगों से सवाल पूछते हैं कि ये मनी ट्रेल कैसे हुआ, तो अब पाकिस्तान के शहरियों को भी ये राइट पहुंचता है कि आपसे भी पूछा जाए कि ये पैसा यहाँ से दुबई कैसे गया। मेरे कहने का मकसद ये था। ठीक है, तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए, अलग अलग कानून किसी भी सूरत में नहीं है। मैं बात करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल साहब, हम तो इस पे कन्विंस हैं, हम तो ये बात मान रहे हैं। मुझे अगर मौका जी 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 हाँ, सबको ही मौका मिलेगा जी। राजा साहब लेकिन बारी मैं तो लेट आया ना जी, मैं तो लेट आया। हाँ बोलिए राजा साहब, फरमाइए आप। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि यहाँ बात हुई कि क्योंकि लीमा खान साहबा कभी सियासत में नहीं रही, तो इसलिए मैं इस पे ये कहना चाहूंगा जी कि जो पाकिस्तान का कानून है उसका इतलाक पाकिस्तान के तमाम शहरियों पे होता है। ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है। जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो मेहरबानी करके इसको सियासतदानों तक महदूद ना करें। ये अकाउंटेबिलिटी जो है ये तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी की होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सियासतदान जवाबदेह है उतना ही एक कारोबारी भी जवाबदेह है, उतना एक सरकारी मुलाजिम या ब्यूरोक्रेट भी जवाबदेह है। तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी अकाउंटेबल हैं। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ सियासतदान को हम कहें कि आप एहतसाब होगा और बाकी क्योंकि क्राइम के मुताबिक अकाउंटेबल है। ये नहीं हो सकता। अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो उसने पब्लिक ऑफिस के मुताबिक ये बड़ी मुसीबत है कि बोलने नहीं देते। पॉलिटिकल है मेरी गुजारिश सुनने पहले अगर आप मेरी बात नहीं कर सकते। अच्छा कंवल प्लीज एक मिनट जरा राजा साहब कंप्लीट कर लें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम एहतसाब की बात करते हैं तो पहली बात जो यासीन आजाद साहब ने की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एहतसाब करना नैब का काम हो सकता है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मामलात नैब में जाने और अल्टीमेटली कोर्ट्स में सेटल होने। और अगेन आई वुड से कि जब हम एहतसाब की बात करते हैं तो एहतसाब पाकिस्तान के हर शहरी पर लागू होता है, तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी पे लागू होता है। सिर्फ सियासतदानों को अलग करके एहतसाब की बात ना की जाए। जब एहतसाब की बात हम कहते हैं क्रॉस द बोर्ड हो तो तमाम सेगमेंट्स का एहतसाब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो चाहे जर्नैल हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, वो सबका होना चाहिए। मैं एक मेरा छोटा सा सवाल है जी, बिल्कुल सही बात है। कंवल साहब प्लीज मुझे एक चीज यहाँ पे क्लैरिटी दीजिए, लोगों के लिए ये क्लैरिटी होनी चाहिए। 300 की लिस्ट है जिन्होंने दुबई के अंदर अपना पैसे से प्रॉपर्टियां खरीदी, डिक्लेयर नहीं की पाकिस्तान में, उनमें मैं भी हो सकती हूँ, मैंने भी एक फ्लैट बना लिया है। क्या मुझे भी आपके ख्याल से, क्योंकि आई एम नॉट ए पब्लिक ऑफिस होल्डर, जुर्माना देकर मैं फारिग कर दी जाऊंगी? ऐसा ही होना चाहिए ना। और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा उसको फिर हम नैब और नैब के बाद कोर्ट्स और इस तरह होगा। वी नीड टू मेक इट क्लियर। हो सकता है बहुत सारे लोग इसके अंदर हो ना, उनका भला हो जाएगा सुनकर। देखिए नादिया, पहली बात तो ये कि मैं नैब की एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मैं नैब की स्पोक्स पर्सन हूँ। जो सवालात आप मुझसे पूछ रही है ना, ये किसी, अगर मेरी जगह आज कोई लॉयर बैठाया होता या पार्टी का वो रिप्रेजेंटेटिव होता जो इनको इनकाउंटर कर सकता, तो मैं अभी आउट ऑफ प्लेस फील कर रही हूँ काफी। अच्छा, लेकिन बात यह है कि जब रेफरेंसेस दायर होते हैं तो ये नैब की अब प्रोग्रेटिव है कि वो किस कैपेसिटी में ले रहे हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर ऑब्वियसली जो जानते बूझते हुए करप्शन करेगा, आप उसको किस चीज का एज देंगे? नहीं ये बात आपकी सही है। प्राइम मिनिस्टर है नादिया, मुझे लेट मी फिनिश, मुझे क्वेश्चन करें फिर मेरे से आंसर भी लें, क्योंकि आप 4 के बाद मुझे मौका दे रही है तो मुझे अब आंसर करने दें। देखें, इन्होंने बात की कि हर शहरी पे अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनती है, बिल्कुल बनती है। लेकिन एक आप यही तो होता रहा है कि ताकतवर को छोड़ दिया जाता था और आम शहरियों की तो शामत आप बुला देते हैं। अलीमा खान की बात पे मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ जो फर्क है कि एक पॉलिटिकल फिगर है, वो जेआईटी में अपना मनी ट्रेल नहीं दे सके, वो पॉलिटिक्स की शौकीन भी है, वो लीडर भी बन रही है, उनके हस्बैंड भी पॉलिटिकल फिगर है, हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके वालिद साहब 3 दफा हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके चचा साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप उनको और एक नॉन पॉलिटिकल फिगर को जो बिजनेस वुमन है, गलती जिसने भी हुई है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ इसी बात से यासीन आजाद साहब से इख्तलाफ कर रही थी कि गवर्नमेंट ने उनको नहीं पनिश किया है, वो कोर्ट में गई है, कोर्ट ने उस पर सो मोटो एक्शन लिया है, जो उनकी सजा बनती थी उन्होंने दिया है। आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को एक पॉलिटिकल फिगर के साथ बराबर तो नहीं इक्वेट कर सकते। सही, फिर एक वजीर आजम और एक रास्ते में चलता हुआ शहरी, दोनों का प्रोटोकॉल भी बराबर होना चाहिए, इस्तेकाक भी बराबर होना चाहिए और पावर्स भी बराबर होनी चाहिए। जिसका जितना बड़ा ओहदा होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी उसी हिसाब से होगी ना। देखिए नहीं, जिसका जितना बड़ा जुर्म होगा अकाउंटेबिलिटी उस हवाले से होती है। देखिए एक सेकंड, ओहदे का आप इस्तेमाल करते हैं और फिर जुर्म कमिट करते हैं तो आपको उसके मुताबिक सजा मिलती है। इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए
पब्लिक मनी को आप अगर गलत इस्तेमाल करते हैं, टैक्स पेयर मनी की आप लॉन्ड्रिंग करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड आप दे नहीं पाते, मनी ट्रेल आप दे नहीं पाते, ये बात मुझे ये बात यासीन साहब भी तो पूछ मनी ट्रेल के हवाले से ही वो कह रहे हैं और वो किसी चीज के लिए नहीं कह रहे हैं। आप कहते हैं कि अल अजीजिया या हमने जो दूसरी मिल ली थी उसके पैसे हमारे फला जद्दा से चले और मदीने से चले जद्दा, और जद्दा से फिर हम लेके गए दुबई, और कतरी खत भी आ गया, कैलिब्री फंड भी आ गया। चलिए पीछे नहीं जाते ना, मुझे भी आपने इनवाइट किया हुआ है, मुझे भी बात करने देना। कैसर साहब, मैं आप क्योंकि फाइनेंस कमेटी में रह चुके हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि एफबीआर का काम क्या ये नहीं होता कि जब वो पकड़ धकड़ करता है तो वो पूछता है बीबी ये कहां से बना लिया, तुम्हारी तो आमदनी नहीं है, ये पैसा कहां से लाए हो, वो भी तो ट्रेल पूछते हैं ना हमसे। जी कैसर साहब, आई थिंक कैसर साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर जरूर बात करेंगे कि क्या मनी ट्रेल सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को देनी है, क्या बकिया जितने भी चाहे वो बिजनेसमैन हो, मुझ जैसे लोग हों जिन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई और अब पता चल गया कि उनके लिस्ट में नाम है, या कहीं भी दुबई हो या कहीं भी हो, क्या हमें मनी ट्रेल दिखानी होगी या जुर्माना देकर हम फारिग किए जा सकते हैं? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। कैसर अहमद शेख साहब, ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रही थी, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि मनी ट्रेल का बार बार जिक्र किया जाता है, क्या मनी ट्रेल, क्योंकि आप फाइनेंस कमेटी में भी रह चुके हैं, एफबीआर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मनी ट्रेल एफबीआर भी एक तरीके से मांगता ही है ना, कहता है कि भाई आप ये बताइए कि कहाँ से आया ये पैसा, कैसे बनाया आपने, तभी आपसे कहा जाता है कि जिस वक्त आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, शो करें तमीज़ से कि भाई आपके पास कहाँ से क्या क्या आया है, और आपको ज़ाहिर मैच भी करना होता है, इट शुड कंसोलिडेट विद इट। जितनी भी प्रॉपर्टीज अब लोगों की बाहर हैं उनमें डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं, ये लिस्ट आपके पास भी होगी। वो क्या करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि एमनेस्टी इज ओवर, आई थिंक खाकान अब्बासी साहब ये एमनेस्टी लेकर आए थे कि जिसकी वेल्थ बाहर है डिक्लेयर कर दो, अब इसको उस तरह से एमनेस्टी के तौर पे यानी जुर्माने के तौर पे तो नहीं लिया जा सकता, या जुर्माना ही देकर सब फारिग हो जाएंगे? जी नादिया नकी, आप खुद फाइनेंशियल मैटर्स को अच्छी तरह समझती हैं। देखिए बात मनी ट्रेल की हो रही है, जो भी बाहर प्रॉपर्टी है बार बार, क्योंकि असद उमर, मैं चेयरमैन था फाइनेंस कमेटी का, असद उमर मेरे साथ मेंबर थे, उनका एक ही जोर था कि जो बाहर गई है जो प्रॉपर्टी है वो उनका पैसा वापस मंगाया जाए और उसको उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। अब देखिए बात, यही मामला शुरू हुआ था मनी ट्रेल का जब मियां नवाज शरीफ साहब के नैब ने उनके केसेस इनिशिएट किए थे। अब मनी ट्रेल तो किसी हर एक को दिखाना है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे उसका कोई पॉलिटिशियन है, किसी हर एक को, चाहे पब्लिक ऑफिस होल्डर है। अब ये उसको, और फिर हमारी हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम दी कि अगर किसी के पास वो नहीं है जो डिक्लेयर नहीं की तो अब डिक्लेयर कर ले। लेकिन अब देखिए ना, वो जुर्म छुप नहीं सकता, वो किसी ने भी किया है, वो अलीमा खान साहिबा ने किया है या मैंने किया है, तो जुर्म छुप नहीं सकता। अब मामला तो सिर्फ ये, एक मैं बड़ा क्लैरिफाई करूं, इमरान खान साहब का आपने हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि 11 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और अगर वो 11 अरब डॉलर होता तो आज हमें तकलीफ ना होती। ये बात ऐसी नहीं है। देखो जितनी भी बार पैसा गया है वो एक्चुअली पैसा वापस आने के लिए जाता है, यहाँ से जो भेजा जाता है ना पैसा, उसमें 90% पैसा वापस आ जाता है। वो नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग तो लोग टैक्स बचाने के लिए ना करते हैं कि यहाँ से पैसा भेजते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत का ये कानून था जो कि गलत कानून है कि बाहर से जितनी रेमिटेंस आती है ना, या बाहर से जितना पैसा आता है पाकिस्तान में, उसका सोर्स ही नहीं पूछा जाता, वो ऑटोमेटिकली वो जेन्युइन हो जाता था। तो लोग यहाँ से पैसा बाहर भेजते थे और वही पैसा वापस मंगा लेते थे और वो अपनी बुक्स में ले आते थे, वो अपने कारोबार में बता देते थे, और उसमें कोई तो ये 11 अरब डॉलर कौन से, जो शहजाद अकबर साहब ने आज कहा है कि सुराग लगा लिया इसका? यही तो मैं कह रहा हूं कि देखियो, ना इनका होमवर्क है, ना इन्होंने कोई स्टडी की है। कौन सा 11 अरब डॉलर? और वही पैसा पाकिस्तान में जो आ रहा है, जो रेमिटेंस आ रही है ना, पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर रेमिटेंस आ रही है हर साल। ये पैसा यहाँ से जाता है और वो पैसा वापस आ जाता है, ज्यादातर, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, वो पैसा वापस आ जाता है जिसमें टैक्स ही नहीं लगता। तो ये हुकूमत अभी भी वही कानून है। तो देखिए मैं आपको कह रहे हैं कोई 11 अरब डॉलर ऐसा नहीं है जो ये कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब, जिससे नुकसान हुआ हो कि 11 अरब डॉलर गया होगा, वो शहजाद अकबर साहब सही कह रहे होंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं वही पैसा वापस कितना आया है। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, या वो एक्चुअल प्रॉपर्टी पे वो क्या
जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वहां जो पाकिस्तानी वहां रहते हैं उन्होंने भी वहां से कमा के भी लगाया होगा, लेकिन अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया और उसका टैक्स यहाँ असेस होता है तो लाजमी तौर पे उसको डिक्लेयर करना था। अगर नहीं किया अलीमा खान साहबा ने तो उसका जुर्माना सिर्फ नहीं लग सकता, वो तो एक जुर्म हो गया और सबके लिए बराबर होगा ना जी। वो एक के लिए एक और दूसरे मेरे लिए भी वही होगा। अगर मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो मुझे भी ये नहीं होगा कि टैक्स लग के, वो तो एक जुर्म हो गया ना कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। देखिए ना वही बात हो रही है कि सोर्स उसका क्या था। अगर देखिए ना, अगर ये जो कह रहे हैं कि अगर आपने वहां प्रॉपर्टी बता दी, डिक्लेयर नहीं की, अगर सोर्स उसका नहीं है, अगर उसका बताया नहीं गया कि कहां से पैसा आया, तो और क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग? और किसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग? यहां से पैसा गया बगैर, अगर किसी ने बाहर से अर्निंग की है तो ठीक है, वो तो बाहर का डिक्लेयर वो करे कि मैंने फलां कमाई की है। किसी ने भी, ये कोई एक शख्स के लिए या पॉलिटिशियन के लिए या बिजनेसमैन, हमारे मुल्क में तो यही होता रहा है। सही। और अच्छा, राजा साहब से पहले जरा मैं बात कर लूं। जी राजा साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब भी काफी कुछ कह चुके हैं, खुद फैसल वाडा साहब कह चुके हैं कि देखिए जरदारी साहब को जिन चीजों में 11 साल सजा हो चुकी है उसमें दोबारा नहीं हो सकती। जाहिर है एक ही चीज पे बार बार सजाएं तो नहीं होती, लेकिन ये जो फ्रेश चीजें आ रही हैं, जैसे FIA की प्रोबिंग की भी तहकीकात वो JIT की कंप्लीट हो गई है, आज ये भी थे कि रिपोर्ट फाइल कर दी जाएगी या अब तक की जा चुकी होगी। आप क्या समझते हैं जो नई चीज आज ओपन की है वफाकी हुकूमत ने, एंड दैट विल बी ओनली टिल द इलेक्शन कमीशन, आप ये समझ रहे हैं अभी भी वफाकी हुकूमत जानबूझकर इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है? अगर ये सच साबित हो गया तो फिर देन इट लीव्स यू इन अ वेरी एम्बैरेसिंग पोजीशन। नादिया, इस बात का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा पीछे, जो पहले बात हुई कमल साहिबा ने जो बात की, जो उन्होंने एक लंबी बात की, जो खैर वो उनकी अपनी लॉजिक है, पर जो मैं समझ पाया, क्या फिर इसका मतलब ये है कि अगर तो कोई बंदा सियासतदान है तो उसका मीडिया ट्रायल भी होगा, उस पर बात भी होगी, उसको सजा भी होगी अगर उस पर कोई केस है, और अगर आप सियासतदान नहीं हैं तो आपके पे बात भी नहीं हो सकती, और आप सिंपली अगर आप पे केस या इल्ज़ाम है, कुछ चीज़ साबित होती है तो आप अपना जुर्माना देकर आराम से जान छुड़ा लें। तो ये बात करके हम क्या क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि अगर आप पॉलिटिशियन नहीं हैं और आप जो मर्जी करें, आप जुर्माना देके छूट जाएंगे तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। मेरा ख्याल हम ये बड़ा नेगेटिव पैगाम देंगे अपनी कौम को। अदालत को आप चैलेंज करें। मेरी पहले, अगर आप पहले बात सुन लें पहले पूरी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब हम एहतसाब की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं, देखिए राजा साहब, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, जब आप पॉलिटिशियन होते हैं, आपकी शादी, आपका मरना जीना, हर चीज, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पब्लिक फिगर भी उतना ही अकाउंटेबल है जितना पॉलिटिशियन। सही जी राजा साहब बोले। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ इनको कि जब हम एहतसाब की बात करते हैं तो वो सबके लिए यकसा है। कानून दो नहीं होंगे इस मुल्क में। इस मुल्क में डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। हर पाकिस्तानी शहरी पे कानून बराबर लागू होता है। अच्छा, अगर आपके पास इख्तियारात रहे, मेरे ख्याल में समझा नहीं पा रहा, इनकी अपनी लॉजिक है ये। बहरहाल नहीं, ये बात अभी हम कंफर्म कर लेते हैं ना, क्या कानून अलग होगा पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए? और अगर आप समझती हैं कि अलीमा खान साहिबा पे इसलिए बात नहीं हो सकती कि वो सियासतदान नहीं है, तो हम नहीं करते बात उन पे। देखिए मैडम, बात दरअसल ये है, आप ये कहना चाह रही हैं। देखिए एक चीज सिर्फ इतना उनके विषय केस है, लेकिन उनके बात इसलिए ना की जाए। नहीं, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये हमारे जो कैसर साहब ने बात की है, FBR की कार्रवाई में अगर अलीमा खान साहब के नई एसेट्स डिक्लेयर हुए हैं तो वो PTI की हुकूमत के दौर में ही हुए हैं, वो कोई नून लीग के दौर में नहीं पकड़ी गई हैं। ये FBR ने 350 लोगों को नोटिस भेजे हैं, उनमें वो भी शामिल थी। ये उनके भाई की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के दौर में ही उनका केस निकला। ये हमारे दौर में भेजे गए थे, मैं आपको क्लैरिफाई करूं, अभी नहीं भेजे। नहीं, हमारे मैं खुद फाइनेंस क्यों नहीं निकला? अच्छा, दूसरा जो ये आपके सामने राजा साहब फरमा रहे हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि पॉलिटिकल फिगर जो जिनके पास इख्तियारात हो, उसको आप एक आम शहरी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और पॉलिटिकल फिगर जिसकी शादी पे भी आपने कमेंट करना है, जिसके खाने पे भी आपने कमेंट करना है, बिल्कुल सही है। कमल, तो क्या आप ये कह रही है कि कानून नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कमल, एक चीज बता दीजिए, आपकी नजर में पब्लिक फिगर के लिए कानून क्या अलग है? सिर्फ इतना बता दीजिए। मेरी नजर से इसका जवाब दे दें मुझे। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसका जवाब दे। और कंफ्यूज्ड है।
मेरी नजर में कुछ भी होगा जो जिस अदालत में आपने जाना होता है, नजर उनकी जरूरी है। अच्छा ठीक है, नहीं क्योंकि आपकी बातों से ये लग रहा है कि पब्लिक फिगर के लिए कानून अलग है, वो पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, और बकिया के लिए अलग है। के लिए कानून अलग नहीं है नादिया, आप लोग बात को शायद समझ नहीं रहे हैं। जिसके पास इख्तियारात रहे हो, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा हुआ हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी में और एक आम बंदे की अकाउंटेबिलिटी में कोई क्या फर्क नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी लॉ के थ्रू ही की जाती है ना, ये पूछना चाह रही हूँ यासीन आजाद साहब, बताइए। आपने इस्तेमाल किए हो गलत, बेजा इख्तियारात इस्तेमाल किए और जानबूझ के एक आपने क्राइम किया। अच्छा ये यासीन आजाद साहब इस पर जरा कमेंट करें। आइन का आर्टिकल 6 ये कहता है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। ये बात नंबर 2 बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है 2010 का, वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट आया 2010 का। 2010 के बाद अगर कोई आदमी ने पैसा बाहर भेजा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की डेफिनेशन में आएगा, फाइल करेगा। अभी नवाज शरीफ साहब का जो केस था उदयविया केस में, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला बिल्कुल तय कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का कानून 2010 के बाद आया। उसके बाद अगर किसी ने रकम बाहर भेजी है तो वो ऑफेंस है। 2010 से पहले हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कानून नहीं था, लिहाजा अगर उससे पहले किसी ने भेजा तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उसको साबित करना मुश्किल है। ठीक है। और इनकी गवर्नमेंट जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जब ये अपोजिशन में थे, इन्होंने खुद कहा था, लोगों को कहा था कि बैंकों के ज़रिए रकम मत भेजें, उंडी के ज़रिए भेजें। ये इनका डिमांड था, जो कि गलत डायरेक्शन दी जा रही थी। अब पीटीआई की गवर्नमेंट जो बार बार ये कहती है कि हम ताकतवर लोगों पे हाथ डालते हैं, तो मैं इस हुकूमत से फिर ये पूछता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी 55 करोड़ का फ्लैट दुबई में ख़रीदा। क्या नेब में या हुकूमत में इस बात की ताकत है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कोई रेफरेंस नेब कोर्ट में दाखिल करेंगे? जो गद्दारी के केस में इन्वॉल्व है, क्या ये गवर्नमेंट उसको वापस लाने की पोजीशन में है? अब प्रॉब्लम यह है कि ये किसी को बोलने कम होगा। क्या नेब के कानून में या हमारी इस हुकूमत में ये ताकत है कि जिस आदमी के खिलाफ गद्दारी का केस पेंडिंग है उसको दुबई से आप वापस ला सकते हैं? मुशर्रफ साहब जब तशरीफ ले गए और आप लोग ताकतवर है ना, आपका कानून भी यही था, आप भी यही थे, आपने क्यों नहीं पूछा इनसे पिछले दौर में कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं इस तरह के? आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर नवाज गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिया? 2010 में पार्टी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? ये क्यों आंखें बंद करके बैठे रहे? और क्यों ये अब मेरे साथ बैठ के साफ करवा रहे हैं कि ये सब कुछ तो पिछले दौर में होता रहा है, पिछला दौर तो इन्हीं का ही था। सही, ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की यासीन आजाद साहब ने कि उस वक्त इन्होंने ये सवाल नहीं उठाया। लेकिन मैडम मैं आपसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी हुकूमत उठाएगी ये सवाल? आप अकाउंटेबल, आपने जवाब देना कौम को, हुकूमत में आप हैं। आप तो कॉन्शियस थे ना, आप तो लॉ को जानते हैं। मेरे में और आप में ये फर्क है जो मैं इतनी देर से समझा रही हूँ। मैं लॉ नहीं जानती, मुझसे गलती होगी तो वो गलती मानी जाएगी, आप करेंगे तो डिलिबरेटली की जाएगी। मुशर्रफ को ले आए, बस इतना कर लें। फिर नहीं चले, आपने उस वक्त ये गलती की यासीन साहब कि आपने सवाल नहीं किया, डेलिब्रेट अटेम्प्ट आपका ये था। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ये कर सकती है, नहीं मौजूदा हुकूमत ये कर सकती है क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने कहा है कि करप्शन फ्री निज़ाम लेकर आना है। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है। बात जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आती है तो मैं नहीं भूल सकती कि प्राइम मिनिस्टर ने जब जर्नलिस्ट के साथ ये लास्ट उनकी इंटरेक्शन थी, उसमें उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी प्रायोरिटी पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने ये केस पढ़ा नहीं। और ये वो केस है कि जिसमें पिछली ऑपोजिशन पूरे वक्त हुकूमत से कहती थी कि आप क्यों नहीं कर लेते। हर हुकूमत एक दूसरे पर डालती है। अभी ये देखना है कि जो एहतसाब पूरा अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, मौजूदा हुकूमत को हर हाल में ऑपोजिशन के इस तासुर को ज़ायल करना होगा कि एहतसाब ही हो रहा है, इंतकाम नहीं हो रहा, और ये कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जेंटलमैन। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।